पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रति, जिन्होंने 1912 में बिहार को पुनः मानचित्र पर उकेरा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सवारी गांधी मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर चुकी है। समारोह के मुख्य अतिथि की सवारी के आगे पीछे अगल बगल घुड़सवारों का दस्ता मंच की ओर बढ़ता चला आ रहा है। माउंटेड पुलिस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं चांद घोड़े पर सवार अवर निरीक्षक शशिकांत राम और बादल घोड़े पर सवार हवलदार विजय प्रसाद। इनके अलावा 11 अन्य घोड़ों पर हैं सिपाही रविंद्र प्रसाद सिंह सूची घोड़ी पर, हवलदार सरोज कुमार अंजलि पर, हवलदार अजय कुमार व्हाइट शॉक्स घोड़े पर, हवलदार विद्याशंकर यादव विक्टोरिया घोड़ी पर, हवलदार महेंद्र राम जांबाज घोड़ा पर, सिपाही विकास सिंह मंच के निकट पायलट में हैं बिहार पुलिस की सिपाही कुमारी दीप शिखा और सुश्री कुशा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सवारी मंच के निकट आकर खड़ी हो गई है। उनकी आगवानी के लिए उपस्थित हैं आयुक्त पटना प्रमंडल पटना, पुलिस महानिदेशक बिहार एवं कमांडर बिहार झारखंड सब एरिया दानापुर, जिलाधिकारी पटना के साथ राज्य सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारीगण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में उन्हें सलामी दी जाएगी। जनरल सल्यूट, सलामी शस्त्र। आजादी के शुभ अवसर पर परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण हेतु समारोह के मुख्य अतिथि से अनुरोध करने के लिए परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुश्री दीक्षा शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में लिए सधे और चुस्त कदमों की चाल से मंच की ओर आकर खड़ी हो गई हैं। श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड। नंबर 1 कंपनी खड़ा रहे, बाकी परेड विश्राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में हैं पुलिस महानिदेशक बिहार और परेड कमांडर सुश्री दीक्षा। जीप ड्राइव कर रहे हैं एचक्यूआरटी के एएसआई मनोज कुमार सिंह। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की है। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल, आतंकवादियों से दो दो हाथ करने हो
या सांप्रदायिक दंगों से जूझना हो। इन जवानों के बिना विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कल्पना भी संभव नहीं है। अपने परिवार से दूर रहकर ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदली बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा के समय अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। सामने चाहे कितनी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, ये जवान कभी उफ तक नहीं करते और हंसते हुए उन विपदाओं का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी कभी इन्हें मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी वैसी बोली नहीं है, बादलों की गरज और तड़प है ये, कायरों की ये टोली नहीं है। हिंदुस्तान वतन है ऐसा जो कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा इससे है ऐसा जो कोई तोड़ ना पाए। दिल होंगे कई पर जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है और इसकी ये शान है हमारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई सामने खड़ी टुकड़ियों का निरीक्षण करने हेतु सबसे पहली टुकड़ी जो है वो है सीआरपीएफ की कंपनी कमांडर है निरीक्षक अशोक कुमार, प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर निरंजन, सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह एवं सब इंस्पेक्टर रामफल मांझी। आईटीबीपी दूसरी टुकड़ी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर सनत कुमार ओझा, प्लाटून कमांडर एएसआई सोहन लाल सैनी, एएसआई संदीप। तीसरी टुकड़ी है एसएसबी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर निरीक्षक अफसर खान, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सुनील कुमार, उप निरीक्षक गौरव शर्मा। एसटीएफ चौथी टुकड़ी है कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कुमार, प्लाटून इंस्पेक्टर अजय कुमार, सब इंस्पेक्टर शाहिद हुसैन। बीसैप 1 गोरखा बटालियन कंपनी कमांडर निरीक्षक श्याम राम, प्लाटून कमांडर एसआईए जगत प्रयाग, एसआईए लाल बहादुर राय। बीसैप 2 महिला कमांडो कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर पगान पुडू, प्लाटून एसआई सुधीर सिंह, एसआई तहसीलदार प्रसाद। झारखंड आर्म्स पुलिस पहली बार भाग ले रही है, कंपनी कमांडर है एएसआई अमित कुमार किस्कू, प्लाटून एसआई सुशील तिर्की, एसआई अरविंद कुमार सिंह। बिहार पुलिस पुरुष कंपनी कमांडर सार्जेंट गौतम प्रिंस, प्लाटून सार्जेंट गौतम कुमार, सार्जेंट रविकांत शुक्ल। बिहार पुलिस महिला कंपनी कमांडर सार्जेंट अप्पी कुमारी, प्लाटून सार्जेंट सुजाता कुमारी, सार्जेंट कविता कुमारी। जेल पुलिस कंपनी कमांडर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुश्री ज्योति कुमारी, प्लाटून असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुश्री रिया कुमारी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुश्री कुमारी काजल। मद्य निषेध उत्पाद विभाग कंपनी कमांडर एसआई दीपक कुमार, प्लाटून एसआई राणा विकास कुमार, एएसआई धीरेन्द्र कुमार सिंह। बिहार होमगार्ड शहरी कंपनी कमांडर एएसआई राकेश कुमार महतो, प्लाटून एसआई सुधीर कुमार झा, एसआई वशिष्ठ कुमार विद्यार्थी। होमगार्ड ग्रामीण कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ठाकुर, प्लाटून एसआई हरकेश सिंह, एसआई अश्विनी कुमार तिवारी। एनसीसी आर्मी बॉयज कंपनी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर सूरज कुमार, प्लाटून अंडर ऑफिसर श्रेयांश कुमार, कैडेट सत्यम भारती। एनसीसी आर्मी गर्ल्स कंपनी कमांडर अंडर अफसर निशु कुमारी, कैडेट सलोनी पांडे, अंडर अफसर नेहा कुमारी। एनसीसी नेवी कंपनी कमांडर कैडेट अनीता कुमारी, प्लाटून कमांडर कैडेट अदिति राज, लीडिंग कैडेट रानी कुमारी। एनसीसी एयरफोर्स कंपनी कमांडर फ्लाइट कैडेट नंदिनी सिंह, प्लाटून कमांडर फ्लाइट कैडेट खुशी रानी विद्युत्तमा मिश्रा। बिहार स्काउट एवं गाइड बॉयज एंड गर्ल्स कंपनी कमांडर दृष्टि नारायण, प्लाटून कमांडर अमृता सिंह, अमित कुमार। स्वान दस्ता कंपनी कमांडर नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार भरत राम। अग्निशाम दस्ता कंपनी कमांडर हवलदार मंटू प्रसाद, चालक विनोद कुमार। और हमारी सामने खड़ी बैंड की टुकड़ी बीआरसी पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार CHS राम उरांव। बीसैप 1 पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही सौरभ थापा। बीसैप 5 पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार गौस मोहम्मद मियां। और बिहार होमगार्ड ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार अर्जुन राम। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश प्रेम का अर्थ था जेल जाना, संघर्ष और त्याग करना। आज के संदर्भ में
देशभक्ति का अर्थ होता है बस यही कड़ी मेहनत, ईमानदारी से काम करना और मिलकर काम करना। हमें देश के लिए जान देने का मौका भले न मिला हो, लेकिन आज देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है। ऐसा काम करने का अवसर जो हमारा नियमित काम ही हो, किंतु अच्छी भावना के साथ किया गया, यही देशभक्ति होगी। ऐसी कौन सी भावना है, कौन सी बातें हैं जिन्हें आज जश्न आजादी के पुनीत अवसर पर सोचे। भारत देश यानी मानवता, अधिकार नहीं कर्तव्य, एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक के माध्यम से देश ने क्या दिया और क्या किया, यह सोचने का बजाय देश को हमने क्या दिया। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदनकारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में सितारा। आजादी के दिन आओ मिलके करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा पवित्र राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहराने लगेगा।
पिंगले वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गगन में लहराते इस राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। प्रिय बिहार वासियों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। वर्ष 2005 में जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तब से राज्य में कानून का राज है। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 है, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया और पुलिस में बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई। लेकिन हमने 2023 के पहले भी सुझाव दिया कि हमारी जरूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाए। तब पदों की संख्या को बढ़ाकर 2,27,000 तय किया गया है और बहाली का काम शुरू हो गया है। इसी अगस्त माह में पुलिस के 21,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। उम्मीद है कि इस साल और अगले साल के प्रारंभ में भी पुलिस के सभी पदों का बहाली पूरी कर ली जाएगी। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था संधारण तथा अनुसंधान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आप लोग देख ही रहे हैं कि वर्ष 2005 में हम लोगों ने कितना काम किया है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। पहले बहुत कम स्कूल थे और शिक्षकों की काफी कमी थी, जिसके कारण
स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। गरीबी के कारण 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां भी पढ़ नहीं पाती थी। इसलिए सबसे पहले अनेक नए स्कूल खोले गए और कई स्कूलों में नए क्लासरूम बनाए गए। वर्ष 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। वर्ष 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई गई और बाद में वर्ष 2010 से लड़कों को भी साइकिल दी गई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 स्कूल खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर पहले 10,000 मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है और वहीं ग्रेजुएट पास होने पर 25,000 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब लड़कियां भी खूब पढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। 2005 में जब हमारी सरकार आई तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से बहाली की गई। कई चरणों में लगभग 4.25 लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसके लिए अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाए। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। जब हमारी सरकार 2005 में आई थी उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब थी। आप सब जानते हैं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी। अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे एक महीने में और प्रतिदिन 1 या 2 आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा, स्वास्थ्य जांच एवं एम्बुलेंस की सुविधा दी गई। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। अब सुविधाएं काफी अच्छी हो गई हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे थे। तो जब हम लोगों को मौका मिला था तो उस समय कितना था सब लोग जानते थे, 29 मरीज एक महीना में। अब हम लोगों को मौका मिला तो जितना काम करवा रहे हैं तब समझ रहे हैं ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। पहले राज्य में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। उस कारण यहाँ के छात्र डॉक्टर की पढ़ाई करने राज्य के बाहर जाया करते थे। डॉक्टर की कमी होने के कारण यहाँ के लोग इलाज के लिए भी राज्य के बाहर जाते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और इसके अतिरिक्त 15 और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, काम चल रहा है।
इसके अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच आप सब जानते ही हैं को 5,462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है। उसका एक हिस्सा पूरा हो गया है, बाकी हिस्सा काम हो रहा है, हम बराबर देखते रहते हैं। और उसके साथ कई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है, कहीं कहीं हम लोगों ने 2,500 कर दिया है। कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल विकसित किया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में भी कैंसर रोगियों के प्रारंभिक जांच एवं इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में सभी अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के खाने के लिए दीदी की रसोई शुरू की गई है। अब जिला अस्पतालों में साफ सफाई का कार्य भी जीविका दीदी के द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। मुझे याद है कि वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में एम्स पटना बनाने की स्वीकृति दी गई। तो आप सब जानते ही हैं कि अब पूरी तरह संचालित है, जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है। अब इसके अलावे वर्तमान केंद्र सरकार ने पहले ही तय किया और यहां के लिए एक नया एम्स देने का, जो बाद में तय हो गया कि दरभंगा में ही वो बनेगा, और अब इसका निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने इस लक्ष्य को 5 घंटे करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पटना सहित कई जिलों में एलिवेटेड रोड एवं फ्लाईओवर आदि का निर्माण कराया जा रहा है। पटना में पाटली पथ एवं अटल पथ का निर्माण कराया गया। साथ ही पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज जेपी गंगा पथ का निर्माण कराया जा रहा है, जो दीघा से कंगन घाट तक चालू हो गया है। आगे दीदारगंज तक का काम दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसे पटना के कच्ची दरगाह में बन रहे 6 लेन पुल से जोड़ा जा रहा है। इन पथों के निर्माण से यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं हो रही हैं एवं पटना की सुंदरता भी बढ़ी है। आप भी सब तो जा करके घूमते ही होंगे, ये हम बता रहे थे। ऐसा थोड़ी है कि लोग नहीं जाते हैं, बराबर जाते रहते हैं। और शाम में कितना देर तक, रात तक लोग रहता है, कितना अच्छा हो गया है। और अब आप जान दीजिए कि हम लोग उसके बारे में और सोच लिए। जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरफ आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक तथा पूरब की तरफ मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तब लोगों को कितना सुविधा होगी यहां से वहां जाने में। ये सब हम लोगों ने तय किया, इसलिए बता देना चाहते हैं। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। यह भी देखा गया है कि कुछ नई बसावटें एवं घर बन गए हैं, इसलिए इस नए आवासों एवं छूटे हुए घरों में इन योजनाओं के निर्माण का काम मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। उनमें से मुख्य योजनाएं जैसे हर खेत तक सिंचाई का पानी का कार्य प्रगति पर है, इसे जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत
टेली मेडिसिन योजना शुरू की गई है, जिसमें गांव में ही रहकर डॉक्टर से परामर्श प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में टेली मेडिसिन की सुविधा 9050 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर उपलब्ध है। यहां से अब तक 1,58,00,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। बाल हृदय योजना के तहत वर्ष 2021 से हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों को अहमदाबाद के सतसाई अस्पताल भेजकर 650 बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया गया। इसमें बच्चों एवं उनके माता पिता को भेजने का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। अब इन बच्चों का इलाज पटना में IGIMS और IGIC में भी शुरू हो गया। अब जिन बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है वहां भेजा जाता है, लेकिन अब ज्यादातर लोगों का बाकी बच्चों का इलाज पटना में ही हो रहा है। इसके तहत अब तक 1,457 बच्चों का इलाज कराया जा चुका है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण कर जोर दिया गया और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में 50% आरक्षण से सुरक्षा दी गई। अब तक पंचायतों और नगर निकायों में 4 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 50% से कुछ और अधिक भी हो गई है। वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया और अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है। इसमें पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। हमने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें महिलाओं को जीविका का नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई है। इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई है। और अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया गया है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। और यहां भी 1 साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरफ 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर
करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 91 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में नए आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से 20 आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है। अगले वर्ष तक सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा दिया जाएगा। सभी जिलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए जननायक कर्पूरी छात्रावास का निर्माण कराया गया है। सभी जिलों में पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लिए कन्या आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। 11 जिलों में कन्या आवासीय विद्यालय संचालित है। 27 जिलों में नए कन्या आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही इन सभी वर्गों के युवक युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन, ग्राम परिवहन योजना एवं उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी वर्ष 2005 के बाद सरकार ने काफी काम किया, इसको सब लोग जानते ही है। इस वर्ग के युवाओं के लिए मुस्लिम युवाओं के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाएं चलाई जा रही। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये काम हम लोगों ने कर दिया। अब वर्ष 2006 से कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई और उस समय ये निकला था कि 8,000 के करीब है, तो 8,000 से भी ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई और बाद में फिर 273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई है। 151 कब्रिस्तानों की घेराबंदी अंतिम चरण में है और 376 प्रक्रियाधीन। तो उनके लिए इतना सारा मदद किया गया है और पहले कोई मदद नहीं था। 5 के पहले जो लोग शासन में था और हम लोग आकर के सबके लिए मदद किए, जो भी आपको बता दिए कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। अब 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी की जा रही है, क्योंकि देखा जाता है कि मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं हो जाती थी। तो अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। हम लोगों ने मंदिरों की घेराबंदी की है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और राज्य सरकार सभी धर्मों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, बौद्ध है, जैन का ख्याल रखती है और उनकी आस्था से। और आप सब लोग जानते हैं पटना में और सब जगह देखें विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए कितना काम किया गया। अब उनकी आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाओं का विकास किया गया है। वर्ष 2005 से बिहार का विकास तेजी से किया जा रहा। वर्ष 2005-06 में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग आए, तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था। और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया,
जो लगभग 10 गुना है। जहां थे पहले और अब हम लोग कितना काम किए, लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं और हम आप लोगों के प्रति नाराज नहीं हैं। हम सब दिन आप लोगों की इज्जत करते रहेंगे, हम आपका सब दिन सम्मान देते रहते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि जब पहले क्या था अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है। कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए। तो कितना सब धंधा करते रहे हैं लोग, अब वही सब चीज चलता रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना। अब बिहार का विकास तेजी से हो, इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से 2 था, सबको कितना देखा करके उसके बाद भी नहीं है किया। तो कोई कुछ किया है? नहीं किया। अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो ये कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहें। तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा है कि भविष्य में भी बिहार को इसी तरह आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलता रहेगा। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, केंद्र सरकार का सहयोग है, सब कुछ मिलता रहेगा, ये हम आग्रह करेंगे। जान लीजिए, सब काम होता रहेगा और एक एक चीज को, इन सब चीजों को जानते रहिए। अब सरकार की कामना है समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत प्रणाम। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का जनता को संबोधन समाप्त हुआ। अब परेड कमांडर, भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी सुश्री दीक्षा आज के समारोह के मुख्य अतिथि से परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त करने के लिए हाथ में चमचमाते क्रीज को उठाए सधे और चुस्त कदमों की चाल से सलामी मंच की ओर आ रही हैं। श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड संपन्न हुई। परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहती हूं। परेड टू आईसी, टेक चार्ज।